नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 7 करते हैं। तो जो हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर आज क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राम पंचायत जो है चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर कोई के लिए उम्र न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, उसके लिए कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसका ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता है, चाहे वो पंच का है चाहे सरपंच का है, तो उसके लिए उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधान सभा का या फिर लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और इससे अगर हम ऊपर बढ़े, अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का या फिर राज्यसभा का चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो उसके लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल का या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये रेशो का, ये उम्र का जो है सिनेरियो है इस प्रकार से। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है पंच का या सरपंच का तो 21 वर्ष का, और अगर विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगर विधान परिषद का राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी वर्ष कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए उसकी उम्र। राज्यपाल का या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं पंचायती राज के अंदर है, तो पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन को। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान के अंदर हुआ था। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान के अंदर हुआ था। उसके बाद में 9 दिन बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर 11 अक्टूबर 1959 को 11 अक्टूबर 1959 को सेकंड दूसरी जगह जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। सबसे पहले शुभारंभ कहां पर है? नागौर जिला राजस्थान, तारीख 2 अक्टूबर। दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश के अंदर है 11 अक्टूबर 1959 के अंदर। पंचायती राज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पंचायती राज के अंदर टोटल विषय की अगर हम बात करते हैं तो 29 विषय आते हैं। किस भाग के अंदर? संविधान के भाग नंबर 9 के अंदर आता है। और संविधान के अंदर कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद के अंदर बात करता हूं तो अनुच्छेद 243 क से लेकर के 243 अण तक, 243 क से लेकर के 243 अण तक अनुच्छेद के अंदर पंचायती राज है। और अनुसूची की मैं बात करता हूं तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायती राज के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत भंग होने पर 6 माह में चुनाव होने अनिवार्य होते हैं। जो पंचायती राज है इसके अंदर जो चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल 5 है। उसके अंदर 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। अगर अगले चुनाव होने में 6 माह से कम का टाइम है तो उस समय चुनाव कराना कोई अनिवार्य नहीं होता है। प्रकृति अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? प्रकृति अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह बात किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी, जिसको हम अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने कही थी। और अरिस्टोटल को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है।
और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। और अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम उसका क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोरेटर का एक कार्य है? कार्बोरेटर जो होता है वो किस इंजन के अंदर होता है? तो पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। किस इंजन के अंदर होता है? पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। कार्बोरेटर जो होता है वो आपको पेट्रोल की गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। उसका कार्य क्या होता है? फ्यूल के साथ में एयर को ऐड करने का उसका कार्य होता है। कार्य क्या होता है? ठंडी वाष्प देने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ जो है मिश्रित करता है। तो ऑप्शन ए होता है। किस इंजन के अंदर होता है कार्बोरेटर? पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। और कार्य क्या होता है उसका कार्य होता है जो फ्यूल होता है उसके साथ में, ईंधन के साथ में हवा को ऐड करने का उसका होता है। यह दहन के लिए हवा और ईंधन को सही अनुपात में मिलाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। कार्बोरेटर किस इंजन में पाया जाएगा? पेट्रोल इंजन के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्बों में फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन प्रयुक्त होता है। विद्युत बल्ब जो होता है उसके निर्माण में टंगस्टन प्रयुक्त होता है। फिलामेंट के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? टंगस्टन क्या होती है? के धातु होती है। और इसका सिंबल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डब्लू होता है। डब्लू इसका सिंबल होता है। क्यों टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक उच्च होने के कारण टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के अंदर किया जाता है। विद्युत बल्ब की अगर मैं बात करता हूं, विद्युत बल्ब की खोज किसने करी थी? खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब की खोज की गई थी। किसका बना होता है? टंगस्टन का। जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, फिलामेंट को हिंदी के अंदर एक नाम और मिल सकता है आपको। तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन एक धातु होती है जिसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। एटॉमिक नंबर 74 होता है। और सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू होता है। बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा बल्ब की खोज की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता। जल में दो प्रकार की कठोरता होती है। यहां पर अस्थायी कठोरता का कारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल के अंदर जो है, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक सधाई होती है, एक अस्थायी होती है। सधाई जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर नाइट्रेट के कारण होती है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या नाइट्रेट के कारण होती है सधाई कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। देखो अस्थायी बड़ा नाम है तो यहां पर बाइकार्बोनेट बड़ा है। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो जल में कठोरता दो प्रकार की होगी। कौन सी? एक सथाई होती है, एक अस्थायी होती है। सथाई कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होती है। और अस्थायी बाइकार्बोनेट के कारण होती है। सथाई कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होती है, इसको हम उबाल करके दूर कर सकते हैं या क्लार्क विधि के द्वारा दूर कर सकते हैं। लेकिन अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटिट विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर उसके अंदर धावन सोडा, जिसको हम धोने वाला सोडा कहते हैं, धोने वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है। और धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो एचएसएससी के अंदर पूछा भी गया है, Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वे क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवांशिक लक्षणों का वहन करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं।
मनुष्य के शरीर के अंदर टोटल गुणसूत्र की अगर मैं बात करता हूं तो मनुष्य के शरीर के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑलवेज जो है पाए जाते हैं, ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हमेशा जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जोड़ों के अंदर पाए जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर 23 पेयर होते हैं। तो 23 पेयर के अंदर से टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? टोटल जो है 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उन 40 क्रोमोसोम को या 23 जोड़ों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक ऑटोसोम होते हैं, एक एल्लोसोम होते हैं। ऑटोसोम के अंदर 23 में से 22 पेयर होते हैं तो 44 क्रोमोसोम आ गए। एल्लोसोम के अंदर एक पेयर होता है तो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम आ गए। दोनों क्रोमोसोम मेल के अंदर कौन से होते हैं? एक्स वाई होते हैं, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया? लिंग गुणसूत्रों के अलावा लिंग गुणसूत्र तो कौन से हो गए? एल्लोसोम हो गए। एल्लोसोम को छोड़ करके दूसरे गुणसूत्र कौन से होते हैं? उसको हम ऑटोसोम कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। उसको अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। और 22 जोड़े हो गए तो टोटल की मैं बात करता हूं तो टोटल कितने होते हैं? टोटल जो है ना 44 गुणसूत्र जो है टोटल होते हैं। 44 गुणसूत्र होते हैं जो मानव के शरीर को बनाने के अंदर काम करते हैं। और जो ऑटोसोम 22 जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसके अंदर है? मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? मेल और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर क्या होंगे? सेम होते हैं। तो ये बात थी किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयचर है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक उभयचर? उभयचर होता है एम्फीबियन होते हैं। उभयचर क्या होता है? एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन क्या होता है? वे प्राणी जो जल व थल दोनों आवासों में रह सकता है। वह प्राणी जो जल और थल दोनों स्थानों के ऊपर रह सकता है उसको हम एम्फीबियन या उभयचर कहते हैं। इनका शरीर जो 3 भागों के अंदर बटा होता है, सिर होता है, धड़ होता है और नीचे पूंछ होती है। इनके अंदर हृदय 3 कोष्ठक का होता है जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर का हृदय 4 कोष्ठक के अंदर विभाजित होता है जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 ही निलय होता है। लेकिन एम्फीबियन के अंदर क्या होता है? जो हृदय है वो 3 कोष्ठक का होता है, 2 आलिंद होंगे, एक निलय होता है। इसके अंदर जो है ना एग्जाम्पल कौन सा आता है? उभयचर का मेंढक आता है। कौन सा आता है? मेंढक आता है। तो इसका आंसर रहेगा मेंढक है। भारतीय मेंढक का जो जूलॉजिकल जो नेम है, जूलॉजिकल जो नेम है वो क्या है? राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना। जो हाइला होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइला वृक्ष मेंढक को क्या कहा जाता है? हाइला कहा जाता है। और लार्वा का नाम, मेंढक के लार्वा का नाम क्या होता है? टैडपोल होता है। मेंढक के लार्वा का नाम क्या होता है? टैडपोल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये जल लवणीय जल जो साल्टेड वाटर होता है, लवणीय जल में उगने वाले पादपों पौधों को क्या कहते हैं? लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मिसोफाइट, थैलोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट। तो मिसोफाइट क्या होते हैं? मिसोफाइट होते हैं जहां पर औसत वर्षा होती है। जहां पर औसत वर्षा होती है उस स्थान के ऊपर कौन से पौधे होते हैं? मिसोफाइट होते हैं। और हाइड्रोफाइट कौन से होते हैं? जल से भरी मृदा या जगह जहां पर जल परमानेंट रहता है तो जल के अंदर ही जो पौधे उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। और जीरोफाइट होते हैं जो मरुस्थल के अंदर उगते हैं उसको हम जीरोफाइट कहते हैं। और हेलोफाइट कहां पर उगते हैं? समुद्र के किनारे या लवणीय जल के अंदर जो पौधे उगते हैं उसको हमें हेलोफाइट कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? उसको हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो मर्त जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता हो। वह जीव जो मर्त जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता हो जाना जाता है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसके अंदर 3 चीज मुख्य होती हैं। एक उत्पादक होता है, दूसरे नंबर पर उपभोक्ता होता है, तीसरे नंबर पर अपघटक होते हैं। उत्पादक तो हमें पता है, जितने भी समस्त जो पौधे हैं, जितने भी समस्त जो पादप हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो वो उत्पादक का काम करते हैं। और उस उत्पादक को हम कौन लेते हैं? मनुष्य ग्रहण करता है या अन्य जीव या प्राणी ग्रहण करते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, जो अपना भोजन पेड़ और पौधों से प्राप्त करते हैं, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। और जो मांसाहारी, जो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं। और तीसरा सर्वाहारी, जो पेड़ पौधे भी खाता हो और साथ में मांस भी खाता हो, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। तीसरे आते हैं अपघटक आते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु तथा फंगस होते हैं, जो गले सड़े जीव या मृत जीवों के ऊपर या फिर जीवित जीवों के मल मूत्र के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम अपघटक कहते हैं। उस मल मूत्र को अपघटित करके जो पारिस्थितिक तंत्र है या फिर वातावरण है, उसको स्वच्छ बनाने का काम करते हैं, उसको हम अपघटक कहते हैं। तो वह यहीं से क्वेश्चन है, वह है जीव जो मृत जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता हो, वो जाना जाता है अपघटक जाना जाता है। और अपघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु है या फिर फंगस है, फंजाई जिसको हम कहते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारी संसद है, हमें पता है ना, संसद है सरला, तो संसद किसके अंदर आता है? 79 के अंदर, राज्यसभा 80 के अंदर और लोकसभा 81 के अंदर। संसद किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 79 के अंदर आता है। कीटनाशी अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। संसद के द्वारा कीटनाशी अधिनियम, जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो अधिनियम है, कीटनाशी अधिनियम 1968 में पारित किया गया था। संसद के अंदर कब पारित किया गया था? 1968 के अंदर पारित किया गया। हरियाणा पुलिस कमांडो 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो संसद के द्वारा कीटनाशी अधिनियम वर्ष 1968 के अंदर पारित किया गया था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।